हेलो एवरीवन, मैं रश्मि अथर्व जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये इतिहास का पहला क्लास है, इसलिए इसे मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको हिस्ट्री की बेसिक समझ हो सके, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ विषय वस्तु की समझ होना अति आवश्यक है। जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं कृपया इसे ध्यान से देखें और इसका नोट्स बना लें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो पाएँ। देश के अंदर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम इस खंड से प्रश्न जरूर पूछता है, अतः आप सभी इस चैप्टर को ध्यान से देखें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक शुरू करने के पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इतिहास, यहाँ मैंने इतिहास के बारे में बताया, यानी इतिहास की परिभाषा बताई है। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। इतिहास क्या है? अतीत को जानने का ये एक साधन है। अतीत को जानने का साधन क्या है? इतिहास है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत का तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। आगे है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यानी प्राचीन के इतिहास के बारे में हम किसके द्वारा जानते हैं? तो राष्ट्र की जो है संस्कृति और सभ्यता कैसी थी उसके द्वारा हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। अब आगे है भारत का नामकरण, यानी भारत का नामकरण कैसे, भारत का नाम भारत पड़ा। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम ध्यान से देखते हैं। भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम अष्टाध्यायी से उल्लेखित है, यानी कि भारतवर्ष का नाम सबसे पहले किसमें उल्लेखित है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता जो है महर्षि पाणिनि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है कि अष्टाध्यायी की जो रचना की है सो किसने की है? तो महर्षि पाणिनि ने की है। आगे है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारतवर्ष का नाम उल्लेख है। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि खारवेल के किस अभिलेख में भारतवर्ष का नाम उल्लेख है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो किसकी रचना है? तो खारवेल की है। ये बात ध्यान दें आप। आगे है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। तो भरत कौन थे? तो भरत जो थे वो रावी के तट पर दशरागे युद्ध किया था इन्होंने और उसमें विजयी हुए थे। जन का क्या मतलब? यहाँ जन का मतलब कबीला से है, यानी कि वो कबीले के सरदार थे और इसके बारे में हम वैदिक काल में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। आगे है, आर्यों के कारण आर्यावर्त नाम पड़ा। तो आर्यों के कारण आर्यावर्त नाम पड़ा। तो आर्यावर्त जो आर्य जो आए थे, कहा जाता है कि उन्होंने भारत का नाम को आर्यावर्त कहा था। आगे है, कुरुवंशीय शासक दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे के कारण भी भारत का नाम भारत पड़ा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का कौन कौन सा स्रोत है? तो वो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। इनके द्वारा भी हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, उनकी जानकारियाँ लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर क्या क्या आती है? तो उसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, जो अभिलेख हमने पढ़ा, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी तरह से बहुत सारे अभिलेख हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके द्वारा हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं कि कौन कितना पुराना था। उसके बाद सिक्के, यानी सिक्कों के बारे में भी पढ़ेंगे। स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके द्वारा हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आगे है, ऐसी वस्तुओं के अध्ययन को, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो यहाँ पे जितने भी स्रोत हैं इसके, ऐसी वस्तुओं के जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विद, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है ये। आगे है अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र, यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। आगे है, ये अभिलेख मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्र, मूर्तियों, मंदिर की दीवारों और ईंटों पर प्राप्त है। पहले क्या होती थी कि अभिलेख जो थे कहाँ कहाँ वो रहते थे? तो मतलब कि मोहरों पे अभिलेख की रचना होती थी, स्तूपों पर कर दी जाती थी, चट्टानों पे कर दी जाती थी, ताम्रपत्र पे कर दी जाती थी, मंदिर की दीवारों पे इसकी रचना कर दी जाती, ईंटों पे भी रचना मिली है। तो यहाँ सब पे अभिलेख की ये अभिलेख मिलते हैं। अब आगे है, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं। सबसे पुराना जो अभिलेख मिला है वो कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है। इसके अगला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता ही होगा, तो मैं उसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी।
तो उस पर क्या मिले हैं, मोहरों पर सबसे पुराने अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें। भारत के बाहर यानी पश्चिम एशिया के बोंगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 BC के मिले हैं। अब कहाँ मिले हैं, नक्श ए रुस्तम यानी ईरान से भी प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख से भारत का पश्चिम एशिया के संबंध में जानकारी मिलती है। तो भारत के पश्चिम एशिया के किसी जानकारी मिलती है तो नक्श ए रुस्तम से। अब देखिए आगे का जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस, देखिए फ्रेंड्स ये नाम याद रखिए किसने, तो जेम्स प्रिंसेस को ब्राह्मणी लिपि पढ़ने में सफलता मिली। तो इसने कौन सी लिपि पढ़ी थी, तो ब्राह्मणी लिपि पढ़ी थी। और ब्राह्मणी लिपि जो किसके द्वारा रचित है, तो अशोक द्वारा लिखा गया ये ब्राह्मणी लिपि है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा चुका भी है कि सबसे पहले लिपि किसने पढ़ी थी, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ी थी, ब्राह्मणी लिपि पढ़ी थी। और ब्राह्मणी लिपि किसके द्वारा रचित है, तो अशोक के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे गुफा के बारे में, अभिलेख के बारे में। अभिलेख जो मैंने बताया था, अभी हमने हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ा। ये जो मैंने बॉक्स बना है इसके अंदर जितने भी अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान दें। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी रचना किसने की थी, खारवेल ने की थी। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन और संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर ले। नासिक भूलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। प्रयाग अभिलेख प्रयाग स्तंभलेख यानी समुद्रगुप्त के द्वारा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा, गुप्त साम्राज्य में हम इसे पढ़ेंगे। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन के द्वारा। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज के द्वारा। देवपारा अभिलेख विजयसेन इत्यादि के द्वारा। अब बात करते हैं सिक्के के बारे में। सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो पहले जो सिक्के का चलन था वह कैसा सिक्का पाया जाता है, तो सोना का सिक्का था, चांदी का था, तांबा था, कांसा, सीसा, पोटीन आदि के सिक्के मिलते थे। ये सिक्के आहत यानी पंच मार्क्ड सिक्के कहलाते थे। इंग्लिश में पंच मार्क कहा जाता है, हिंदी में से आहत कहा जाता है सिक्के और कहलाते हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। बाद में कैसे सिक्के पाए जाने लगे, उस पर राजा जिसका शासन होता था उस टाइम में, जो राज्य पर शासन करता था उसके अपने राजाओं की तिथियां, देवताओं के नाम अंकित हुआ करते थे। आगे है हिंद यवनों यानी कि इंडो ग्रीक ने भारत में सिक्का निर्माण की डाय विधि। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, डाय विधि का प्रचलन किसने किया, तो हिंद यवनों यानी इंडो ग्रीक ने किया। सिक्का निर्माण की विधि को डाय विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं, देखो किसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, तो हिंदी यूनानियों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई, हिंदी यूनानियों ने यानी इंडो ग्रीक ने। अब यहाँ आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाण ने। ये ध्यान रखें, सोने के सिक्के सर्वाधिक सबसे पहले किसने चलाए, तो कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो गुप्तों ने जारी की। शीशे की मुद्रा किसने चलाई, सातवाहन ने। देखिए ये जो पॉइंट है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों ने, ये याद रखिए। शुद्ध किसने चलाया, शुद्ध सोना तो कुषाण ने। अधिक स्वर्ण यानी अधिक सोना गुप्तों ने। और शीशा का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज ना करें, आप इसे याद करते चले। आगे है अन्य पुरातात्विक साधन। अन्य पुरातात्विक साधन क्या क्या मिले थे हमें, अभिलेख और सिक्कों के अलावा तो मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, मृतभांड, चित्रकला आदि के आधार पर भी प्राचीन भारत के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है महलों एवं मंदिरों तथा उनके अवशेषों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का भी आभास मिलता है। आगे है स्मारकों को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। कौन सा भाग, तो देशी स्मारक तथा विदेशी, यानी विदेश में भी बहुत सारे स्मारक मिले हैं। देशी स्मारक में क्या क्या आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर इत्यादि देशी स्मारक है। और विदेश की स्मारक में क्या क्या आते हैं, तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पाया जाता है, तो कंबोडिया में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा बाली के प्राप्त मूर्तियाँ, ये सब कौन से हैं, तो विदेशी स्मारक के अंतर्गत आते हैं। आगे पॉइंट है बोर्नियो के मकरान से प्राप्त प्रतिमाओं पर अंकित तिथियां कालक्रम स्थापना में विशेष योगदान देती है। मूर्तियाँ सांस्कृतिक तथा कला संबंधित ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिससे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आस्था का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है
गांधार कला एवं मथुरा कला मूर्ति कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। यहाँ ध्यान दें, मूर्ति कला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन है? तो गांधार कला और मथुरा कला। सारनाथ, बरहुत, बोधगया एवं अमरावती मूर्ति कला के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। आगे है मृतभांडों से भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। मृतभांडों से किसकी जानकारी मिलती है? कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृतभांड, देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, ये ना पहले के बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में कैसे मृतभांड मिलते हैं। मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन, तो लाल रंग के मिलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा काल में मिट्टी के जो बर्तन पाए गए वो किस रंग के थे? तो लाल रंग के थे। उत्तर वैदिक काल में किस रंग के पाए जाते थे? धूसर रंग के, आप कंफ्यूज ना करें। और मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृतभांड से की जाती है। आगे है फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो बिना एडिटिंग की बनाती हूँ। लगातार मेरा वीडियो रहता है, तो इसलिए अगर कोई वर्ड में ऊपर नीचे हो जाए या कुछ मिसिंग हो जाए या फिर अस्पष्ट हो वर्ड, तो आप ध्यान ना दें, इसे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं बिना एडिटिंग के वीडियो बनाती हूँ इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है। तो चित्रकला कहाँ? तो भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो बहुत कोई ये जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते होंगे, नए होंगे, तो आप ये ध्यान दे दें कि BC यानी BC को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी बहुत जगह BCE भी लिखा रहता है, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो ईस्वी सन होती है उसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की तिथि है उसे हम AD यानी कि एनो डोमिनी या कहीं कहीं CE लिखा था, कॉमन एरा भी कहते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि हिस्ट्री में जो तिथियाँ होती है, डेट होते हैं, वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, BC और AD में। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना करें, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे आपको बता दिया। आगे है साहित्यिक स्रोत जो है वो क्या है? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आते हैं, ठीक है। आगे है वेद भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो वेद है। और इसकी संख्या कितनी है? 4। आप कंफ्यूज ना करें, वेदों की संख्या 4 है। और 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? संहिता। क्वेश्चन देखिए, अब ये भी पूछा जा सकता है, वेदों के जो सम्मिलित रूप हैं चारों वेदों के, उसको क्या कहते हैं? तो संहिता कहता है। आप ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, आप जो मैं टिक लगा रही हूँ आप नोट करते जाइए, ठीक है, कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। ऋग्वेद मुख्यतः देवताओं की स्तुति की जाती है। ऋग्वेद में क्या की जाती है? तो मुख्यतः देवताओं की स्तुति जो करते हैं, देवताओं की पूजा जो करते हैं, हम किस में करते हैं? तो ऋग्वेद में करते हैं। आगे है यजुर्वेद में यज्ञ के नियम तथा विधि विधानों का संकलन किया जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रहण। और अथर्ववेद में धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र, मन, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। ये आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पिछला BPSC में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 64वीं BPSC का ये क्वेश्चन था या 63वीं का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी BPSC में पूछा गया था कि धर्म, औषधि, प्रयोग या तंत्र, मन, जादू टोना जो है वो किस वेद का है? तो किस वेद में वर्णन किया जाता है? तो ऑप्शन था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आंसर होगा अथर्ववेद। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये डिटेल से आपको यहाँ पे बताया है। नोट है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? तो ऋग्वेद। और अंतिम वेद कौन है? तो अथर्ववेद। आगे चलते हैं, अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो गद्य में हैं और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। यह वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है। ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। इससे हम आगे पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण सबके बारे में। तो चलिए आगे, आरण्यक क्या है? जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। जंगल में जो हम ग्रंथ लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सब वर्ड आते हैं, अगर आप ये सब वर्ड के बारे में आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपकी हिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो हिस्ट्री के लिए ये सब वर्ड के बारे में और इसके बारे में ये सब क्या है, तो इसके बारे में कोई नहीं बताता है, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए ताकि आप हिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज रख पाओ।
तो अर्थवेद का कोई, देखिए अरण्यक जो है वो ग्रंथों का, जंगलों में लिखे गए ग्रंथों का अरण्यक कहा जाता है। अब है अर्थवेद जो है, ये अर्थवेद, इसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, वेद है जिसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। आगे है वेदांग। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। हमने पीछे पढ़ा था कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। अब वेदांगों की संख्या 6, ये कंफ्यूज ना करें आप। अब ये वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं जिसमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन होता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों का वेदांत भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। अब यहाँ ध्यान दें, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेदांतों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। और वेदांत यानी उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। आप इन तीनों में कंफ्यूज ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं। सूत्र साहित्य। सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों की संख्या 3 है। 3 कौन कौन है? श्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्मृतियाँ। स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात भी इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। और सबसे जो प्राचीन स्मृति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। तो ये पूछा जाता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो यही दोनों है। आगे है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद द जेंटू कोड नाम से किया गया है, ठीक है। आगे महाकाव्य के बारे में जानते हैं। तो हमारे कौन है महाकाव्य? रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मूलतः रामायण में कितने श्लोक थे? तो 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर आगे चल के 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। अब महाभारत की बात करते हैं। तो रामायण की जो रचनाकार थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। अब महाभारत की कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ये दोनों अब याद कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके रचनाकार पूछा जाता है। महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? तो 8800, जिसे जय संहिता कहा जाता है। श्लोकों की संख्या 24000 होने पर यह भारत कहलाया। गुप्त काल में 1 लाख होने पर महाभारत कहलाया। अब जानते हैं पुराण के बारे में। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? पुराण की संख्या तो 18 है। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। और इसकी जानकारी, मत्स्य पुराण जो है, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की। ये भी इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की। विष्णु पुराण से किसके? तो मौर्य वंश की। तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण मुख्यतः दुर्गा देवी से संबंधित है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तो गणेश पूजा का जो है प्रथम बार उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? तो अग्नि पुराण में इसमें मिलता है। गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख किया गया। आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य के 2 प्रमुख भाग है। कौन है? तो जातक तथा पीटक। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म का कथानक वृत्तांत है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट। त्रिपिटक की भाषा पाली है। भाषा कैसी है? तो पाली है। इसकी संख्या कितनी? 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते हैं। जैन साहित्य में आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्रों को शामिल किया गया है। धर्मेतर साहित्य। आगे क्या है? धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। पाणिनि, मैंने पिछले पढ़ाया था, अष्टाध्यायी के जो रचनाकार थे वो कौन थे? महर्षि पाणिनि। तो वही यहाँ पे है। पाणिनि के अष्टाध्यायी यानी व्याकरण ग्रंथ, जो अष्टाध्यायी क्या है? वो व्याकरण ग्रंथ है एक तरह का, से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समाज की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ धर्मेतर साहित्य है, तो इसके बारे में भी आप जान लें। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है? कौटिल्य हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। कथा सरित सागर सोमदेव। बृहंत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। महाभाष्य पतंजलि। मालविकाग्नि मित्र कालिदास। मृच्छकटिकम शूद्रक। 10 कुमार चरित दंडी। हर्षचरित बाणभट्ट।
फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी हैं ये साहित्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे बार बार देखें। अगर आप इसे बार बार देखते हैं तो बार बार आपके का नज़र इस पर पड़ता है। आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आपका एक भी नंबर ना छूटे, इसलिए मैंने सारे बता दिया है। और इसलिए इसे बार बार देखें ताकि आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।